हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं टीआर जैन से चैप्टर नंबर 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब नो व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है वो स्टेटमेंट अकाउंट्स की जो मोनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो इंडिया में होती हैं बाकी कंट्रीज के साथ, और किसमें, जनरली 1 ईयर के बीच में, एक साल में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ, उसकी जो स्टेटमेंट होती है उन अकाउंट्स की, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शंस या तो इंडिविजुअल्स ने करी होंगी, या फर्म्स ने करी होंगी, या फिर गवर्नमेंट ने करी होंगी। ठीक है। अब ब्रॉडली ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ रिलेटेड होती है, जनरली इन्हीं के साथ रिलेटेड होती है कि कितनी एक्सपोर्ट हुई और कितने इंपोर्ट हुए। एक्सपोर्ट मीन्स जो इंडिया की चीज़ें बाहर जाती हैं वो होती है एक्सपोर्ट, कि मतलब हमने कितनी एक्सपोर्ट करा, हमने कितनी चीज़ें हमारी बाहरले देशों में बिकी है। और इंपोर्ट होता है जो हमने बाहरले देशों से चीज़ें खरीदी, उसको कहते हैं इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, उनका जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो बनाते हैं उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब आगे आते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया। अब बीओपी लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज ऑफ विजिबल ट्रेड, बिकॉज गुड्स आर विजिबल व्हेन दे क्रॉस द बॉर्डर। ठीक है। अब जो गुड्स होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, वो जब बॉर्डर को क्रॉस करती हैं तो वो विजिबल होती है। ठीक है। जो विजिबल होती हैं उनको क्या कहते हैं, विजिबल ट्रेड। अब कई क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब कई सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। सपोज यहाँ का कोई सीए है, ठीक है, वो किसकी हेल्प कर रहा है, वो कर रहा है किसी अमेरिका में किसी फर्म की अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है, तो उसको उसके बजाय सैलरी मिलती है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये जो सीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका में, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। ठीक है, कि दिखती नहीं है, ट्रेड जो हुई है लेकिन वो दिखती नहीं है। ठीक है। अब एक होती है इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि जैसे स्टॉक्स खरीदे। ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स जो हम खरीदते हैं इंटरनेशनल वे में, सपोज बाहर की कंट्रीज के हमने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, तो वो हो गए इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। या फिर होते हैं इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। मैंने चाइना से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। ठीक है। तो वो हो गया सेल एंड परचेज किसका, फिक्स एसेट्स का, रियल एसेट्स का। कहाँ से, चाइना से। तो वो हमारा हो गया इंपोर्ट। हमारा इंपोर्ट हो गया ना, क्योंकि हमने खरीदी है इसलिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का कंट्री में, जब भी हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सपोज हमने कुछ एक्सपोर्ट करा, मतलब हमने कुछ चीज़ें बाहर बेची और उसकी बजाय हमारे पास डॉलर्स आएंगे। सपोज हमने अमेरिका में भेजी, यूएसए में हमने एक एक मशीनरी भेजी फॉर एग्जांपल इंडिया से, तो इंडिया के उसके बदले जो डॉलर्स आएंगे वो होगी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स $1 जो है वो 74 रुपीज़ का है अगर, तो वो जो $1 का कन्वर्जन रेट है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। कि हमने इतना सामान बेचा, या हमने इतना सामान एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट करा। अब इंपोर्ट में वही चीज़ हो जाती है। इंपोर्ट में क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया से जाती हैं बाहर। इंपोर्ट मीन्स हमने इंपोर्ट करी, हमने बाहर कुछ चीज़ें, सॉरी इंपोर्ट मीन्स जब हम गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में लेके आते हैं। इंपोर्ट मीन्स अंदर लेके आना, एक्सपोर्ट मीन्स बाहर भेजना। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल या रियल एसेट्स में अदर कंट्रीज़ की, तो बीओपी क्या करता है, उन रिसीट्स और पेमेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज की रिकॉर्ड करता है। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स, लाइक पेमेंट्स आर रिसाइडेड एज डेबिट आइटम्स। ठीक है। तो वो पेमेंट जो होती है वो डेबिट आइटम्स में रिकॉर्ड हो जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिव। ठीक है। अब एस्टिमेशन कैसे होती है, बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होता है, बैलेंस
कैसे एस्टिमेट होता है? वो होता है या तो ट्रेड बैलेंस मर्चेंटाइज बैलेंस से, मतलब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दिया कि कितने हमने चीज़ें बाहर बेची हैं, उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे कि कितनों ने हमें इंडिया में चीज़ें दी हैं बाकी कंट्रीज में से। तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स माइनस कर दिए, वो आ गया ट्रेड बैलेंस। अब कई बार तो होता है ट्रेड डेफिशिट। डेफिशिट मीन्स उस चीज़ की कमी हो जाना। तो मतलब कब कमी होगी? जब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट। मतलब सपोज मैंने बाहर से कोई चीज़ खरीदी, मैंने बाहर से फॉर एग्जाम्पल एक रेफ्रिजरेटर मंगाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो मुझे मिला 50,000 रुपीज़ में, ठीक है। मतलब सपोज लगा लो आप 50,000 रुपये का मुझे पड़ा। तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए हो गया इम्पोर्ट, कि मैंने बाहर से चीज़ खरीदी है। अब ऐसे ही मैंने 50,000 के बदले में मेरे भाई ने कोई फॉर एग्जाम्पल एक बाइक मंगवाई, ये 30,000 रुपीज़ की, ठीक है। 30,000 की मंगा ली, वो अब हो गया हमारे लिए एक्सपोर्ट। अब देखो, अब मतलब क्या है? अगर तो मैंने जो पैसा लगाया है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने तो 50,000 रुपये खर्चे, ठीक है। और मेरे जो कंट्री दूसरी कंट्री में रह रहा है उसने 30,000 हमें आया, 50,000 मेरा गया, 30,000 मुझे आया। तो मतलब मेरे इंडिया का तो नुकसान हुआ ना। मैंने 50,000 खर्च दिया, इंडिया ने 50,000 खर्च दिया, लेकिन बाहर वाली कंट्री ने सिर्फ, बाहर वाली कंट्री से कितना आया हमें? 30,000 रुपये। तो मतलब उसमें क्या हो गया? ट्रेड डेफिशिट। डेफिशिट मीन्स की कमी हो जाना, कम रह जाना, ठीक है। अब सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मीन्स जब एक्सपोर्ट्स ग्रेटर होते हैं इंपोर्ट से। मतलब एक्सपोर्ट्स में भी मैंने इस बार ₹1,00,000 का माल बेच दिया बाहरली कंट्रीज में। चाइना ने मेरे से ₹1,00,000 का माल खरीद लिया, तो मतलब चाइना की करेंसी आ गई, मेरे पास ₹1,00,000 आ गया। अब मैंने यही चाइना से 30,000 का माल ले लिया, क्योंकि मुझे भी चाहिए था चाइना से कुछ माल। तो जब मैंने जो बेचा, मेरी कंट्री में कितना आया? ₹1,00,000, और मेरी कंट्री से गया कितना? 30,000। जो रिमेनिंग जो 70,000 रुपीज हैं, वो क्या हो गया? दैट विल बी नोन एज ट्रेड सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, डेफिशिएट का मीन्स होता है कम। तो ये हमने अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमारी कंट्री में कमी कब होगी? जब हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, तो हमारे लिए कमी है। भाई अपने अपने एग्जाम्पल सोचो, मेरी पॉकेट मनी 100 रुपये है और मैंने 100 रुपये तो दे दिया, लेकिन मेरे पास कितना आया? 20 रुपये। तो मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना, मेरा 100 रुपये तो सारा चला गया, लेकिन 20 रुपये मुझे मिला, तो वो हो गया डेफिशिएट। अब अगर मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 100 रुपये दिए और मेरे पास बदले में 500 रुपये आए, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो ट्रेड सरप्लस, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में। अब गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का और नॉन फैक्टर सर्विसेज का जब एक्सपोर्ट होता है, उसमें से गुड्स के इंपोर्ट और गुड्स इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को माइनस कर देना, वो बनता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वही, लेकिन गुड्स और फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज का, और इसमें गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज को ऐड करना है, ठीक है। अब आते हैं इनविजिबल बैलेंस कौन से होते हैं? इनविजिबल बैलेंस होते हैं जो नॉन फैक्टर सर्विसेज में बैलेंस होता है, ठीक है। उसमें क्या प्लस करना है? उसमें हमें प्लस करना है बैलेंस ऑन इनकम, फैक्टर सर्विसेज पे और करंट ट्रांसफर्स पे। इन सब चीज़ों पे जब हम बैलेंस ऐड करते हैं तो वो हो गया इनविजिबल बैलेंस। नॉन फैक्टर सर्विसेज इनविजिबल होती है, फैक्टर सर्विसेज भी इनविजिबल होती है, और करंट ट्रांसफर जो होते हैं वो भी इनविजिबल होते हैं। अब करंट अकाउंट बैलेंस कौन सा हो गया? ट्रेड का बैलेंस कितना है, और इनविजिबल बैलेंस का जब हम दोनों का बैलेंस ऐड करते हैं वो होता है करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब ये हो गया। अब वो कह रहे हैं जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टिमेट करते हैं तो या तो हम गुड्स को कंसिडर करते हैं या नॉन फैक्टर सर्विसेज को, और इसी तरीके से जब हम एस्टिमेट करते हैं इनविजिबल बैलेंसेस को, तो हम कंसिडर करते हैं बैलेंस नॉन फैक्टर सर्विसेज का, फैक्टर सर्विसेज का और करंट ट्रांसफर का, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो अब हमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है? एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, नेट इनविजिबल, नॉन फैक्टर, इनकम और ट्रांसफर, ये तीनों चीजें इसी में आ गई, ठीक है। अब ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स कितने हैं? ये माइनस दिस, तो कितना आ गया? ट्रेड बैलेंस। तो अब ट्रेड बैलेंस अगर माइनस में है तो हम क्या उसे लिखेंगे? वी विल राइट एज ट्रेड डेफिशिएट। क्यों? क्योंकि माइनस में है, मतलब एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। बाहर से पैसा हमारे पास कम आया है, लेकिन हमने ज़्यादा दिया है, ठीक है।
गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस ऐड कर देंगे और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में। तो ये जब बैलेंस ऐड कर दिया नॉन फैक्टर सर्विसेज का, ये वाला, और इनविजिबल नेट का हमने जब ऐड कर दिया तो उसमें क्या बन गया, सॉरी ट्रेड बैलेंस करना है एक तो ऐड, ट्रेड बैलेंस जो भी हमने ऊपर काउंट किया है वो, ये वाला, और बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में जब ऐड कर दिया तो वो बन गया गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस क्या आता है, नॉन फैक्टर सर्विसेज पे बैलेंस कितना है और फैक्टर इनकम सर्विसेज पे कितना है और बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो आ गया इनविजिबल बैलेंस। अब करंट अकाउंट बैलेंस में क्या ऐड करते हैं, ट्रेड बैलेंस को ऐड करते हैं और इनविजिबल बैलेंस को ऐड करते हैं, तो वो आ गया, तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस आ जाता है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट वो होता है जो रिकॉर्ड करता है कि कितनी रिसीट्स हुई और कितनी पेमेंट्स हुई सच ट्रांजैक्शंस की जिनसे इम्पैक्ट पड़ता है एसेट लायबिलिटी स्टेटस का कंट्री के ऊपर इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव हमारी जो एसेट लायबिलिटी का स्टेटस है उस पर कितने ट्रांजैक्शंस का असर हुआ है, तो वो उन रिसीट्स और पेमेंट्स को कंसिडर करता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स, कि फ्यूचर में हम कितने क्लेम करेंगे। अब कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कई बार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, अब ये ट्रांजैक्शंस को हम कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करनी है कि नहीं, तो आंसर क्या है कि हमें कंसिडर ये नहीं करनी। क्यों, बिकॉज ये क्लियर है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हर टाइप का मर्चेंटाइज या विजिटेबल ट्रेड में करंट अकाउंट में बीओपी में कंसिडर होगा, तो इसलिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो कैपिटल गुड्स की है उसका कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद कंपोनेंट्स कौन से कैपिटल अकाउंट में, या तो बोरोइंग होगा या फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बोरिंग क्या हुई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हमने ली या एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब कोई हेल्प ली बाहर से। अब दोनों का डिफरेंस क्या है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग वो होती है जो हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरनेशनल मनी मार्केट्स में जो होते हैं उनसे हम एक्सटर्नल असिस्टेंस लेते हैं जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम कमर्शियल बोरिंग्स लेते हैं, बाहर से कुछ पैसा ले देते हैं मार्केट में जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होती है वो इसी कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होती है। अब बाकी कंट्रीज से जब हम बोरो करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। ऑब्वियसली भाई मैंने अमेरिका से 50,000 रुपये ले लिया तो वो मेरी लायबिलिटी हो गया ना कि मुझे पे करना है उनको। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को नोट करना कि ये जो है ये क्रेडिट आइटम में रिपोर्ट होगी कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में। रीज़न क्या है कि सारी जो रिसीट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज की वो हम क्रेडिट आइटम में बीओपी अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो हम यहाँ पे इनको उन अमाउंट्स को लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होती है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है। तो फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इट इज इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। अब जैसे बाहर अमेरिका में हमारी कोई कंपनीज लिस्टेड है वहाँ पे, उनके जो हमने शेयर्स और बॉन्ड खरीदे हैं वो होगी हमारे लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मीन्स जो हमारे एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग हमारी कंट्री की होती हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, ये वो होती है जो हम इट रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब मतलब हमारे इंडिया में जो बाहर की कंट्रीज हैं उनमें हम जब ओनरशिप या एंटरप्राइज में या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब हमने जैसे हमारे वॉलमार्ट के स्टोर्स हैं इंडिया में तो वो हो जाते हैं। अब आते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बाकी कौन से कंपोनेंट्स हैं, एनआरआई डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, एनआरआई डिपॉजिट करते हैं हमारी, वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में कंसिडर होगा। सच एनआरआईज डिपॉजिट्स आर टू बी कंसिडर्ड विच आर मेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस शुड मेक डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो वो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, एनआरआई होते हैं, वो जब डिपॉजिट्स बनाते हैं इंडिया में तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मनी जो एनआरआईज ने भेजते हैं फैमिलीज के लिए तो इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज करंट ट्रांसफ़र, और ये करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ जो डिपॉजिट्स हेल्ड होते हैं एनआरआईज के दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो फैमिलीज को पैसा मिलता है एनआरआईज जो भेजते हैं
वो हमारे करंट अकाउंट में कंसिडर होता है। अब आता है बैंकिंग कैपिटल अदर देन अनराइट। तो बैंकिंग कैपिटल कौन सा होता है? ये वो होता है जो फॉरेन एसेट्स कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े होते हैं, ठीक है। जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास फॉरेन एसेट्स उनके पड़े होते हैं वो बैंकिंग कैपिटल में कंसिडर होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट वो होता है जो हम ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में इमीडिएट पेमेंट नहीं करते लेकिन हम उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो इनकी रीपेमेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट होती है बाकी कंट्रीज़ को लेके। तो उससे क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है, बाहर जाता है बाकी कंट्रीज़ में। अकॉर्डिंगली ये रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट में लेकिन डेबिट साइन में, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट दिखा रखा है इन्होंने, ये आप देख सकते हो। बोरिंग्स दिखा रखी है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफआईआई जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट में कौन सी होगी? एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक चार्ट बनाया ना, ये एस्टिमेशन है, ये एग्जाम्पल दिखा रखी है। बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट का एस्टिमेशन कैसे करना है तो आप देख सकते हो। ओवरऑल बैलेंस क्या होता है? ओवरऑल बैलेंस में हम क्या कंसिडर करते हैं? सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, और एरर्स और ओमिशंस कितने हैं, कितने एरर हुए हैं। तो इन सब को जब हम मिलाते हैं तो वो टोटल ओवरऑल बैलेंस आ जाता है। अभी इलस्ट्रेशन दे रखी है कि करंट अकाउंट बैलेंस है इतना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है इतना, और एरर्स कितने? इतने। तो टोटल कितना ओवरऑल बैलेंस आ गया? 21,550 US मिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट इंडिकेटिंग रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई। तो मतलब कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में आरबीआई के कितना फॉरेन की रिजर्व्स पड़ी हैं। तो आरबीआई जो है वो कस्टोडियन होता है फॉरेन रिजर्व्स का कंट्री के लिए। सारी जो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस होती है कंट्री की वो आरबीआई के थ्रू रूट होती है। अगर ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो ये इससे हमारा ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज होता है। अगर नेगेटिव है तो मतलब हमारा जो ऑफिशियल रिजर्व है कि हमारे पास नेगेटिव में पैसा पड़ा है, तो ऑफिशियल वो नुकसान होगा ऑब्वियसली। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट रादर देन ए सेपरेट अकाउंट। तो इसमें इसको हम कैपिटल अकाउंट में कंसिडर करते हैं, सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपको बता दिया, ये आप एग्जाम्पल देख लेना। तो अब बीओपी सरप्लस कौन सा हो गया? बीओपी सरप्लस होता है करंट अकाउंट का सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, जहाँ की ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता। अब डेफिशिएट अकाउंट, डेफिशिएट में क्या होता है कि करंट अकाउंट डेफिशिएट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो बीओपी डेफिशिएट बन जाता है। अब बीओपी डेफिशिएट जो है वो हमेशा बैलेंस करेगा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट के साथ जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो होगा वो जीरो होगा हमेशा, ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। हाँ, तो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी क्या होता है? बीओपी इक्विलिब्रियम होता है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर कमीशन, जब इन तीनों का बैलेंस जीरो होना चाहिए और कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज ऑफिशियल रिजर्व में सेंट्रल बैंक में नहीं होना चाहिए। तो मतलब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों का जीरो होना चाहिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि बीओपी जो होता है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब नेगेटिव बैलेंस, सपोज करंट अकाउंट में 25,700 पड़ा है और कैपिटल अकाउंट में भी कितना है 25,750 पॉजिटिव में, तो इट मीन्स अगर इनमें कोई चेंज नहीं है तो फिर इसमें बीओपी जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम जहाँ पे इनवर्ड फ्लो फॉरेन एक्सचेंज का एग्जैक्टली सेम होता है आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आ जाता है बीओपी का इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ से मैंने 50,000 के सामान भेजा तो चाइना, तो मुझे चाइना से ही 50,000 का सामान वापस भी मिल गया। तो मतलब चाइना 50,000 मैंने भेजा और 50,000 मुझे वापस आ गया, तो वो हो गया बीओपी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? डिसइक्विलिब्रियम तब होगा जब करंट अकाउंट बैलेंस या कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होते। तो इससे क्या होता है? ऑफिशियल रिजर्व की मूवमेंट होती है। अब सपोज एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी चीज़ कम है, तो फिर उस हिसाब से अगर जीरो के इक्वल नहीं आ रही दोनों चीज़ें तो हमें या तो रिजर्व रखना पड़ेगा या फिर रिजर्व दूसरी साइड देना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा है बीओपी सरप्लस। तो बीओपी सरप्लस कब होता है? बीओपी सरप्लस होता है जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस में कुछ पॉजिटिव नंबर होता है तो हमारा बीओपी सरप्लस हो जाता है। मतलब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
तो हमें रिजर्व में रखना पड़ेगा। अब डेफिशिट कब होता है? जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में होते हैं, तो हमारा डेफिशिट हो जाता है। ठीक है। अब ऑटोनमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट कौन सी होती हैं? अब बीओपी ट्रांजैक्शंस या आइटम्स जो बीओपी अकाउंट में होती हैं, इनको ऑटोनमस आइटम्स या अकोमोडेटिंग आइटम्स भी कहा जाता है। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ऑटोनमस आइटम्स कौन सी होती हैं? जो वो बीओपी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट्स बनाने के लिए करी जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शंस दैट देयर इज अ या तो बीओपी डेफिशिएट होता है या सरप्लस होता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड्स कई ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कंट्री का करता है सो दैट बीओपी इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो सके और बीओपी इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है। तो ये जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मूवमेंट नहीं करती बॉर्डर्स के अक्रॉस, बस ये सिर्फ रिजर्व्स की मूवमेंट करती हैं ताकि बीओपी इम्बैलेंस जो था वो सही हो सके और बीओपी इक्विलिब्रियम जो है वो बन सके। तो इसलिए उसको कहते हैं उन ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी अकाउंट, मतलब जो सेट ऑफ करने के लिए सरकार करती है। ठीक है। हाँ, तो ऑफन द अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नॉट रिलेटेड एज एन एलिमेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट्स, तो इनको बिलो द लाइन आइटम भी बोला जाता है, वाइल ऑटोनमस आइटम्स आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स। ठीक है। तो बीओपी में जब हम डेफिशिएंट या सरप्लस एस्टिमेट करते हैं, ये उन ऑटोनमस आइटम्स की वजह से होता है ट्रांजैक्शंस की, जिससे हम प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकें। अब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स? ऑटोनॉमस आइटम्स होती हैं जो बीओपी ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करता है प्रॉफिट्स के लिए, और अकोमोडेटिंग आइटम्स फ्री होती हैं कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन सी होती हैं? जो बीओपी इम्बैलेंस को कॉज करती हैं, जो कि सरप्लस या डेफिशिएट की वजह से होती है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं? सो दैट वो जो रीस्टोर कर सके बीओपी बैलेंस को, मतलब उनको सेट ऑफ करने के लिए होता है कि वो जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। ठीक है। अब ऑटोनमस आइटम्स में इन्वॉल्व द मूवमेंट, अब उसमें गुड्स की मूवमेंट हो भी सकती है, ठीक है, बॉर्डर्स के क्रॉस, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स में सिर्फ एंट्री सेट ऑफ होती हैं, कोई भी गुड्स की मूवमेंट नहीं होती। ठीक है। और ये आरबीआई करता है जो अकोमोडेटिंग आइटम है। अब ऑटोनमस आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन, तो ये अबव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी होते हैं, और अकोमोडेटिंग जो होती हैं वो बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी होती हैं। नो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स या बीओपी डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है कि फाइनेंशियल स्टेटस डोमेस्टिक इकोनॉमी का पता लगता है, रिवील होता है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है फाइनेंशियल स्टेटस कैसा चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेट फैक्टर इनकम पता लग जाती है, भाई कितनी अब्रॉड से कितनी इनकम हमारी कंट्री में हुई वो पता लग जाता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, मतलब कितना एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन इम्पोर्ट्स हुआ तो वो पता लग जाता है, यानी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट ए पता लग जाता है। ठीक है। नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स पता लग जाते हैं। उसके बाद राइज इन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट लीड्स टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा जो आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है। अब मार्केट पोटेंशियल क्या होता है? मार्केट पोटेंशियल बीओपी में रिफ्लेक्ट करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का। ठीक है। उसे पता लगता है कि क्या मार्केट का पोटेंशियल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या साइज है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो हाई मार्केट पोटेंशियल इकोनॉमी में रहेगा। और मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज जो होती हैं वो हम सेट करते हैं, उस अकॉर्डिंग से बीओपी से पता लगता है कि किस तरह की फिजिकल या मॉनेटरी जो पॉलिसीज हैं हमें सेट करनी है। अब डिफरेंसेस क्या है करंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी में, वो आप चेक कर लेना। एक कंसेप्ट का है कॉम्पोजिशन, इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज करंट ट्रांसफर ऐड होते हैं, और इसमें बोरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई, बैंकिंग कैपिटल प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है। तो ये आप गो थ्रू कर लेना, आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। बीओपी और बीओटी में डिफरेंस दिखाया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कंट्री की पता लगती है, और ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे डिफरेंस पता लगता है। बीओपी में हम सारी ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की ऐड होती हैं, और इसमें सिर्फ गुड्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऐड होती हैं। बीओपी में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के ट्रांजैक्शन ऐड होती हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होती हैं। तो बीओपी में बैलेंसेस प्रोवाइडेड मूवमेंट ऑफ आरबीआई रिजर्व से रिफ्लेक्ट होती है, और इसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर इक्वल रहता है। ठीक है। तो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर।
आप बाकी सारा पूरा चैप्टर देख सकते हो। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो चैनल को, बिकॉज सारे वीडियोस कई बार बहुत ऐसे होते हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। तो ये पूरा चैप्टर है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं इनको प्लीज़ गो थ्रू करना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व करना सारे पिछले। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश अ चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। कुछ और हेल्प चाहिए तो बताओ। आपकी प्लेलिस्ट में सारी TR Gen सॉल्व है, तो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन। खूब सारी मस्ती करो और खूब सारा एंजॉय करो। बाय।